नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्ण प्रकाश आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम बात करते हैं BA BSc थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट का और इसके साथ ही BEd सेकेंड ईयर के पेपर फोर्थ असेसमेंट फॉर लर्निंग की। इसके दौरान हमने चर्चाएं की है। इन चर्चाओं को सार्थक करने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आप अगली चर्चाओं के लिए तैयार हो जाएं। अब तक हमने आपके इस पेपर के अंतर्गत आकलन के विभिन्न प्रकारों के बारे में हमने चर्चा की थी। विभिन्न आधारों पर आकलन के कई प्रकार की चर्चाएं हमने की थी। अब हम संज्ञानात्मक अधिगम का आकलन कैसे करते हैं इसके बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे। संज्ञानात्मक अधिगम का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न या जो परीक्षण या जो मापन बनाए जाते हैं, उससे पहले हम इस शब्द की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि संज्ञानात्मक अधिगम होता क्या या किसे कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, संज्ञानात्मक और अधिगम। अब संज्ञानात्मक अपने आप में अलग है और अधिगम अपने आप में अलग है। अधिगम के बारे में हमने चर्चा काफ़ी की है कि अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं। कई अलग अलग पेपरों के अंतर्गत भी हमने लर्निंग या अधिगम क्या होता है इसके बारे में हमने खूब सारी चर्चाएं कर ली है। लेकिन एक लाइन में हम थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं कि अधिगम या लर्निंग किसे कहते हैं। अधिगम अर्थात बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना, अर्थात बालक अपने जीवन में अनुभव, प्रशिक्षण या शिक्षा के द्वारा जो कुछ भी वो सीखता है, उस सीखने और उस ज्ञान प्राप्ति के कारण उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही उसका अधिगम या लर्निंग कहलाता है। अब इसी प्रकार अधिगम के बाद हम दूसरा शब्द संज्ञानात्मक, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। संज्ञानात्मक शब्द ये भी संज्ञान से उत्पन्न हुआ, यानी संज्ञान शब्द से ही संज्ञानात्मक बना है। अब संज्ञान क्या है, अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो थोड़ा सा हमें रिकॉल जाना पड़ेगा कि हमने आपके प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्रथम पेपर में बालक के विकास के संबंध में संज्ञान शब्द की हमने चर्चा की थी। बालक के जो विभिन्न प्रकार के जो विकास के पक्ष हैं, इसमें हमने शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक पक्ष जो हमने लिए थे विकास के, उसमें से मानसिक पक्ष या मानसिक विकास जो हमने पढ़ा था, जिसमें मेंटल डेवलपमेंट होता है बालक का, उसी मानसिक विकास के संबंध में एक उसका पक्ष या फिर उसी का दूसरा रूप हमने लिया था संज्ञानात्मक विकास जो हमने लिया था बालक का, जिसको इस पक्ष को एक महान वैज्ञानिक ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया था, जो कि स्विट्जरलैंड का एक वैज्ञानिक था, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के बारे में गहन अध्ययन किया था और उसके बारे में हमें बताया था। अब संज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, ठीक मानसिक विकास की तरह ही बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। मानसिक विकास के अंतर्गत हमने देखा था कि बालक की विभिन्न प्रकार की जो मानसिक शक्तियां हैं, जिसमें चिंतन, तर्क, कल्पना, सृजनात्मकता, भाषा संबंधी ज्ञान या भाषा सीखना, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, ये सारी की सारी जो उच्च मानसिक क्षमताएं हैं, उनका विकास होना ही मानसिक विकास कहलाता है। ठीक इसी प्रकार संज्ञान भी क्या है, अगर हम पियाजे की भाषा में कहें तो संज्ञान का सीधा सा अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान या जानना। तो इस प्रकार संज्ञान शब्द वो बालक के ज्ञान प्राप्त करने या जानने से संबंधित होता है। संज्ञान शब्द को अगर पियाजे की भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञान वो बालक के जानकारी प्राप्त करने या ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित अनुक्रिया से है। अर्थात पियाजे कहता है कि बालक किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति जिस प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करता है और उसके बाद जिस प्रकार से उसको क्रिया के रूप में लाता है, तो वही उसका संज्ञान है। अर्थात अगर हम कहें तो पियाजे मानता है कि संज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञान शब्द से जो हम समझ सकते हैं कि बालक द्वारा किसी घटना के संबंध में
एक अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो बालक का संज्ञान है। वो कहता है कि बालक जो है सरल चीज़ों से सीखना प्रारंभ करता है और जटिल वस्तुओं या जटिल प्रक्रियाओं को सीखने की ओर बढ़ता है। अर्थात उसके अनुसार कि बालक पहले जो है सरल प्रक्रियाओं या सरल ज्ञान को प्राप्त करता है, उसके बाद ही जो है वो जटिल ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त करता है। तो एक तरह से कहें कि संज्ञान जो है वो बालक के ज्ञान प्राप्त करने तथा उत्तरोत्तर उसमें विकास होने से संबंधित है। अब संज्ञान जो कि हमने कहा था कि मानसिक पक्ष से संबंधित है, तो इस प्रकार कहें कि मानसिक शक्तियों के अंतर्गत जो शक्तियां हमने शामिल की थी वो शक्तियां संज्ञानात्मक पक्ष से शामिल हैं या संज्ञानात्मक पक्ष में कही जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति या बालक की जो मानसिक क्षमताएं हैं उनमें विकास होना ही बालक का संज्ञानात्मक अधिगम कहलाएगा। क्योंकि अधिगम करना अर्थात बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना, और बालक के व्यवहार में परिवर्तन तभी होता है जब बालक ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाए और उसके अनुरूप अपना विकास करे। तो एक तरह से अधिगम होना अर्थात बालक का व्यवहारात्मक विकास होना। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक अधिगम का अगर हम अर्थ निकालें तो बालक की मानसिक शक्तियों में उत्तरोत्तर विकास होना ही उसका संज्ञानात्मक विकास है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बालक की तर्क क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, सृजनात्मकता, याददाश्त, भूलने की, डिस्कस करने या हम कह सकते हैं कि चर्चा करने की, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता, निर्णय लेने की क्षमता। तो ये सारे की सारे जो उच्च बौद्धिक या उच्च मानसिक जो क्षमताएं हैं, इन्हीं क्षमताओं में उत्तरोत्तर विकास होना बालक के संज्ञानात्मक अधिगम का हम कह सकते हैं कि पक्ष माना जा सकता है या उसके संज्ञानात्मक अधिगम को कहा जा सकता है। तो बालक के इन्हीं मानसिक पक्षों का विकास होना बालक का संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। आज हम इसी संज्ञानात्मक अधिगम के को जो है आकलन कैसे करेंगे, इसका मापन कैसे करेंगे कि बालक की जो ये उच्च मानसिक क्षमताएं जो है इन सभी का जो है हम मापन कैसे करेंगे, इसके संबंध में जो है हम जो है अधिगम के बारे में भी थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। क्योंकि बिना अधिगम को जाने अधिगम में जो प्रकार बता, अधिगम की परिभाषा तो हमने जान ली कि अधिगम होना अर्थात बालक के विकास को होना या बालक के व्यवहार में उत्तरोत्तर विकास होना ही अधिगम है। अब जो है हम इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि बालक के अधिगम के प्रकार क्या है। बिना प्रकारों को जाने जो है हम संज्ञानात्मक अधिगम को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम जो है पहले अधिगम के प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि हमारा ये पूरा पेपर जो है वो अधिगम के आकलन से संबंधित ही है। बालक के विभिन्न प्रकार के जो अधिगम किए जाते हैं या विभिन्न पक्षों से संबंधित जो अधिगम होते हैं उनका आकलन करना ही हमारा इसके अंतर्गत चर्चा करने का विषय है। तो हम यहाँ पर लेते हैं अधिगम के प्रकारों के बारे में। अभी तक जो हमें अध्ययन प्राप्त हुए या अध्ययन किए गए तो उनके अनुसार अधिगम को जो है 3 प्रकार माने गए हैं। संज्ञानात्मक या भावात्मक अधिगम, जिसे हम कोग्निटिव जो है लर्निंग कह सकते हैं। दूसरा है भावात्मक या अफेक्टिव लर्निंग, और तीसरा है क्रियात्मक या फंक्शनल लर्निंग। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम की, जिसको हम कोग्निटिव लर्निंग कह सकते हैं। ये अधिगम जो होता है यानी संज्ञानात्मक अधिगम जो होता है वो बालक के ज्ञान अर्जन से संबंधित होता है। यानी बालक जो ज्ञान अर्जित करता है उसकी प्रक्रिया से संबंधित होता है, और आमतौर पर इसे हम जो है बालक की चिंतन प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं। बालक जो है ज्ञान प्राप्त करने में सबसे अधिक जो प्रयोग करता है वो चिंतन का करता है, मानसिक क्रिया के रूप में चिंतन करना, थिंकिंग करना। इसलिए संज्ञानात्मक पक्ष जो है बालक के चिंतन पक्ष से जोड़ा जाता है, और ये पक्ष जो होता है वो बालक के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त की जाती है, जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जानकारी जो प्राप्त की जाती है उससे संबंधित माना जाता है। अब संज्ञानात्मक अधिगम जो है वो अपने आप में, या हम कह सकते हैं कि इसके भी जो है 3 प्रकार बताए गए, क्योंकि संज्ञानात्मक अधिगम करने के लिए 3 प्रकार के अधिगम किए जाते हैं। ये तीनों के तीनों जो है संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला जो संज्ञानात्मक अधिगम है वो है प्रत्यक्षात्मक या परसेप्चुअल लर्निंग, यानी प्रत्यक्षात्मक अधिगम। अब परसेप्चुअल अधिगम जो होता है वो बालक अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती है
यानी आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी वस्तु, घटना या व्यक्ति जो दिखाई देता है उसके बारे में जो है जब वो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान या संज्ञान प्राप्त करता है तो वो तरीका होता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम का। जैसे मान लो बालक किसी वस्तु को उठाकर मुंह में डालता है, अर्थात वो उस चीज का टेस्ट लेकर, स्वाद लेकर जो है उस चीज का ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार किसी वस्तु को छूकर या देखकर, सुनकर किसी आवाज को, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षात्मक या परसेप्चुअल ज्ञान या अधिगम उसको प्राप्त हो रहा है। दूसरा इसका प्रकार है प्रत्यात्मक या कंसेप्चुअल। प्रत्य अर्थात इस स्टेप के बाद यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद जब बालक जो है प्रत्यात्मक की ओर मुड़ता है तब बालक जो है अमूर्त वस्तुओं के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो चीज प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने नहीं है उसके बारे में जब वो ज्ञान प्राप्त करना शुरू करता है तो हम उसको प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान में जो है बालक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो वे तर्क और चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखना शुरू कर देता है। इसका कारण जो है वो बहुत सी जो चीजें दिखाई नहीं देती है उसके बारे में भी जो है वो जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देता है। और तीसरा प्रकार का संज्ञानात्मक अधिगम है वो है सहचर्यात्मक अधिगम, अर्थात एसोसिएशन लर्निंग जो होती है वो बालक के संज्ञानात्मक अधिगम का तीसरा प्रकार है। सहचर्यात्मक अधिगम यानी बालक जब जो है अपने पहले सीखे हुए ज्ञान के आधार पर, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यात्मक हो, तो अपने पहले सीखे हुए ज्ञान के आधार पर जब वो नवीन ज्ञान सीखता है या फिर हम कह सकते हैं कि पुराने ज्ञान से संबंधित करके कोई नई जानकारी या नया ज्ञान जब वो सीखता है तो हम इस प्रकार के अधिगम को जो है सहचर्यात्मक या एसोसिएशन लर्निंग कह सकते हैं। इस प्रकार संज्ञानात्मक अधिगम में जो है हमने जो है 3 प्रकार इसमें देखे। अब हम दूसरे प्रकार के अधिगम की हम बात करते हैं, यानी अधिगम के दूसरा प्रकार है वो है भावात्मक या अफेक्टिव लर्निंग। भावात्मक जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भावनाओं से संबंधित या बालक में जो भावनाओं का विकास होता है उससे संबंधित जो अधिगम किया जाता है, यानी एक तरह से कहें कि भावनाओं का अधिगम करना भावात्मक विकास या भावात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं तो बालक में घटना, दृश्य, संकेत, चित्र आदि से कोई भाव या समय उत्पन्न होना। जैसे हम कह सकते हैं कि जब बालक जो है मान लो अपनी पुरानी स्कूल के बाउंड्री लाइन के पास से निकलता है और वो बच्चों को जो है फुटबॉल खेलते हुए देखता है तो उसके मन में एक भाव संचारित होता है कि मैंने भी यहाँ पर पहले अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेली है, और उसको एक आनंद की अनुभूति होती है उनको देखकर, और वो थोड़ा सा उन्हें देखने के लिए रुक जाता है और ललित हो जाता है। तो फिर उसमें हम कह सकते हैं कि एक निश्चित प्रकार के भाव की एक संचार उसमें हो गया है। इसी प्रकार अगर हम संकेत का हम कहते हैं तो हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति या बालक जो है रोड से गुजर रहा है और उसके सामने एक बोर्ड आता है जिस पर दौड़ता हुआ बालक चित्रित है, तो बालक जो है उस चित्र को देखकर सीधा से उसके मन में एक भाव जागृत होता है कि यहाँ पर स्कूल है या बच्चे हैं। तो वो उस बोर्ड या उस संकेत को देखकर उसके मन में भाव आ जाता है कि यहाँ पर विद्यालय है, और वो उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। तो एक तरह से देखें कि बालक में जो है क्रोध, मोह या फिर हम कहते हैं खुशी या दुख के जो भाव संचारित होते हैं, इन भावों का अधिगम विभिन्न घटनाओं या दृश्यों या संकेतों के आधार पर जब वो बालक करना शुरू कर देता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें भावात्मक अधिगम हो गया या भावात्मक अधिगम होता है। इसी प्रकार अधिगम का जो तीसरा प्रकार है वो क्रियात्मक या फंक्शनल लर्निंग होता है, क्रियात्मक अधिगम होता है। क्रियात्मक अधिगम जो होता है वो ना तो बालक के ज्ञान से संबंधित है, या फिर हम कह सकते हैं कि बालक इसमें जो है शारीरिक जो अंग होते हैं उनकी जो क्रियाएं होती है उनसे संबंधित किसी न किसी प्रकार के जो कौशल होते हैं उन कौशलों से संबंधित जो अधिगम होता है वो उसके क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम इसकी कोई एग्जाम्पल हम ले हुए तो जैसे किसी प्रकार का शारीरिक कौशल सीखना या शारीरिक कौशल का अधिगम करना, जैसे गायन यानी गाना सीखना, इसी प्रकार टाइप
तो हाथों से संबंध या उंगलियों से संबंध जो है जब वो टाइप करना शुरू करता है, जब बिना देखे वो टाइप करना है, तो उसमें एक कौशल उसमें आ जाता है और वो एक शारीरिक क्रिया के अंतर्गत हम कह सकते हैं क्रियात्मक अधिगम वो कर लेता है। इसी प्रकार नृत्य, नाचना, तो ये भी जो है शारीरिक अंगों से संबंधित एक कौशल से हम कह सकते हैं कि संबंधित। इसी प्रकार तैरना, तो बालक द्वारा जब विभिन्न प्रकार जो क्रियाओं के संबंधित जो कौशल सीख लिए जाते हैं या अधिगम किए जाते हैं, तो हम इसको क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बालक में जो है अधिगम के जो प्रकार बताए जा सकते हैं वो 3 प्रकार के अधिगम इसमें शामिल होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बालक में जो है इन तीनों जो अधिगम को जो है साथ साथ और अलग अलग रूप में जो है हम कह सकते हैं कि विकास होना शुरू हो जाता है। बालक इन तीनों के द्वारा जो है अपने पूर्ण अधिगम को प्राप्त करना शुरू कर देता है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक अधिगम का आकलन, इसीलिए हमने अब तक जो है अधिगम के प्रकारों के अंतर्गत संज्ञानात्मक पक्ष को हमने समझाया कि संज्ञानात्मक अधिगम होता क्या है और इसके प्रकार क्या है। अब जो है हम संज्ञानात्मक अधिगम के आकलन से पहले इसके आकलन करने के जो आधार हैं, अर्थात जिनके आधार पर हम जो है संज्ञानात्मक अधिगम का आकलन करेंगे, तो उस आधारों के रूप में जो है हम संज्ञानात्मक अधिगम के स्तरों की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। संज्ञानात्मक अधिगम के स्तर या लेवल्स जो है वही आगे चलकर जो है हमारे इस संज्ञानात्मक अधिगम के आकलन के आधार बनेंगे और उन्हीं को मापने पर या उन्हीं का आकलन करने पर जो है हम कह पाएंगे कि हमने संज्ञानात्मक अधिगम का आकलन किया है। संज्ञानात्मक अधिगम के स्तर यानी लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग की अगर हम चर्चा करें तो इनकी शुरुआत या इनकी चर्चा जो है रचना जो है B.S. ब्लूम ने जो है अपने 1956 के अंतर्गत इन्होंने दी थी और इन्होंने इन्हीं अधिगम के प्रकारों के आधार पर जो है अलग अलग प्रकार के जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, यानी इन लेवल्स को या इन स्तरों को जो है अधिगम के उद्देश्यों के रूप में भी परिभाषित किया जाता है या किया जाता रहा है। तो इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर यानी अधिगम के इन्हीं प्रकारों के आधार पर संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों के आधार पर ही इनके अलग अलग लेवल या फिर अलग अलग उद्देश्य जो है निर्धारित किए गए हैं। अधिगम के इसी संज्ञानात्मक अधिगम या पक्ष से संबंधित जो है लेवल या जो उद्देश्य बताए गए हैं वो B.S. ब्लूम द्वारा ही बताए गए हैं। तो हम यहाँ पर संज्ञानात्मक अधिगम के जो स्तर या फिर हम उसको उद्देश्य कह सकते हैं, तो इनको जो है B.S. ब्लूम ने जो है 1956 में दिया था या बताया था। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि बालक में इन स्तरों का या फिर हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक अधिगम का जो विकास होता है वो इन लेवल्स के माध्यम से या इन चरणों से होकर गुजरता है और बालक में जो है नीचे से ऊपर की ओर यानी निम्न लेवल से उच्च लेवल की ओर अधिगम होता है। और इसी प्रकार जो है इन्होंने इनको जो है 6 प्रकार में विभाजित किया या 6 टाइप्स में या 6 स्तरों में बांटा है। सबसे पहला स्तर है ज्ञान या जिसको हम नॉलेज कहते हैं। दूसरा है अवबोध या फिर कंप्रेजन या जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तीसरा है अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। चौथा है विश्लेषण या एनालिसिस। पांचवा है संश्लेषण या सिंथेसिस और अंतिम है मूल्यांकन या इवोल्यूशन। अब ब्लूम ने जो है इन उद्देश्यों को एक पिरामिड के माध्यम से यानी जब बालक जो है निम्न से उच्च की ओर बढ़ता है तो उसका अधिगम यानी संज्ञानात्मक अधिगम जो है वो पूर्णता की ओर बढ़ता है। क्योंकि सबसे निम्न जो लेवल होता है अर्थात ज्ञान, अगर हम बात करें कि ज्ञान, तो सबसे जो निम्न लेवल है उसको सीखने में बालक में जो है थोड़ी मेहनत कम लगती है या फिर हम कह सकते हैं कि उसको वो जो है आसानी से प्रत्यक्षीकरण के रूप द्वारा जो है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इनका संबंध जो होता है वो बालक में जो है हम कह सकते हैं कि ये जो लेवल जो है इनके जैसे जैसे बालक इन लेवल को पार करता जाता है या इन स्तरों को प्राप्त करता जाता है उसी प्रकार से उनमें कुछ चिंतन करने या फिर उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इन लेवलों से संबंधित या इन स्तरों से संबंधित जो है बालक में कौन से परिवर्तन होना या फिर बालक में कौन सी योग्यताएं प्राप्त होना शुरू हो जाती है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। बालक या विद्यार्थी जब इन स्तरों या इन लेवलों को पार कर लेते हैं अर्थात इनको अधिगम कर लेते हैं तो उनमें एक तरह से जो योग्यता या हम कह सकते हैं कि जो क्षमता उनमें प्राप्त हो जाती है उनकी उदाहरण सहित यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कि बालक जब ज्ञान का लेवल पार कर लेता है या ज्ञान स्तर का जो अधिगम पार कर लेता है
तो उसमें इसके अंतर्गत जो है तथ्यों, सूत्रों, सिद्धांतों, घटनाओं, नियमों, परिभाषाओं, विशेषताओं आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। अर्थात बालक जो है ज्ञान लेवल पर जो है इस प्रकार की जानकारी, विभिन्न तथ्यों से संबंधित जानकारी या हम कह सकते हैं सिद्धांत और घटनाओं से संबंधित जानकारी वो प्राप्त कर लेता है। तो एक तरह से ज्ञान का जो स्तर है या ज्ञान लेवल पर जो है बालक केवल विभिन्न घटनाओं से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देता है या जानकारी प्राप्त कर लेता है। इससे अगले स्तर पर पहुंचने पर यानी इससे आगे बढ़ने पर जो है अवबोध स्तर को जब वो पार करना शुरू करता है या अवबोध स्तर का अधिगम करना शुरू करता है तो अवबोध अर्थात अंडरस्टैंडिंग या कंपैरिजन, जो ज्ञान उसने जो है प्रथम लेवल पर प्राप्त किया विभिन्न घटनाओं से संबंधित, उस ज्ञान का जो है समझना, उस ज्ञान को समझना है वो अवबोध स्थिति पर या अवबोध स्तर पर जो है शुरू कर देता है। इस स्तर पर आने पर बालक जो है प्राप्त ज्ञान का अर्थ समझना शुरू कर देते हैं। वे नियम, सूत्र एवं सिद्धांतों की व्याख्या करना शुरू करते हैं, घटनाओं से संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं, विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो वस्तुएं होती है उनका वर्गीकरण करना, उनकी विशेषताओं के आधार पर या उनके गुणों के आधार पर वो उनको अलग अलग बांटना वो शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार दो वस्तुओं में जो है अंतर क्या है, उन अंतरों को स्पष्ट करना या उनके उदाहरण देना, ये जब करना शुरू कर देता है वो हम कह सकते हैं कि वो अवबोध स्तर पर पहुंच गया है, अवबोध स्तर उसने पार कर लिया। तीसरा, इससे आगे बढ़ते हैं यानी ऊपर की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो ज्ञान और अवबोध के पास जो है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन जो स्तर होता है उसका विकास या उसका अधिगम जो है बालक में शुरू हो जाता है। अनुप्रयोग जब करता है या अनुप्रयोग स्तर आने पर जो है बालक जो है पूर्व कथन करना, कुछ गणनाएं करना, प्रयोग करना यानी प्रैक्टिकल वर्क के अंतर्गत हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करना, प्रदर्शन संबंधी या प्रदर्शन करना यानी डेमो देना किसी चीज़ का या किसी घटना का प्रदर्शन करना या अनुमान लगाना, किसी समस्या को स्पष्ट करना या सिद्धांत बताना, इस प्रकार की जो क्रियाएं, इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि योग्यताएं हैं वो बालक में आ जाती है। बालक जो है प्राप्त ज्ञान को समझकर जो है इस प्रकार के अनुप्रयोग एप्लीकेशन यानी उनको लागू करना शुरू कर देता है, उनको प्रयोग के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अनुप्रयोग के बाद जो है विश्लेषण स्तर पर आने पर बालक जो है निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना, अलग करना, भेद करना, एक तरह से कहें तो सीखे गए ज्ञान के आधार पर जो समझ उसने प्राप्त करती है तो प्रयोग के अंतर्गत जो है वो विभिन्न वस्तुओं को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर उनको वापस समझना और अलग करना, विभिन्न जो भाग है उनको अलग अलग रूप से डिवाइड करना। तो ये जो है योग्यता विश्लेषण या हम कह सकते हैं कि एनालिसिस के अंतर्गत वो रखी जा सकती है। या एक तरह से कहें कि बालक जो है ज्ञान को विभिन्न टुकड़ों के माध्यम से तोड़ना शुरू कर देता है और वो उसमें इतनी समझ और इतना प्रयोग आ जाता है कि बालक जो है उसके हिस्सों को अलग अलग करके उसको समझना शुरू कर देता है। विश्लेषण के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान का संज्ञान का अगला स्तर होता है संश्लेषण या संश्लेषणात्मक जो स्तर होता है यानी सिंथेसिस। तो ये विश्लेषण है ठीक उल्टा, यानी बालक जब जो है अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर या फिर हम कह सकते हैं कि संश्लेषण के अंदर जो है बालक विभिन्न प्रकार की बिखरी हुई वस्तुओं को व्यवस्थित करके उसको समझना, इसी प्रकार तर्क करना, वाद विवाद करना, व्यवस्थित करना या सामान्यकरण करना, ऐसी प्रक्रियाएं या जो है ऐसी योग्यता उसमें आ जाती है। तो हम इसको जो है संश्लेषण का स्तर कह सकते हैं। और संज्ञानात्मक अधिगम के अंदर जो है सबसे अंतिम स्तर जो आता है वो है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करना। मूल्यांकन करने के अंतर्गत जो है बालक प्राप्त ज्ञान के मूल्य का अंकन शुरू कर देता है या उसका मूल्य क्या है उसका निर्णय करना वो शुरू कर देता है। तो इसके अंतर्गत जो है वो मूल्यों का निर्धारण करना, समीक्षा करना, निर्णय लेना, इस प्रकार की योग्यता इसमें आ जाती है। तो हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत जो है जब बालक ज्ञान से शुरू करके मूल्यांकन के स्तर तक पहुंच जाता है तो हम कह सकते हैं कि बालक में संज्ञानात्मक अधिगम जो है पूर्ण हो गया और बालक जो है एक सामान्य ज्ञान अंदर का जो है सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद उसको समझता है, उसको प्रयोग करता है, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटता है और उसको वापस जोड़ता है और अंत में उसके बारे में जो है निर्णय लेता है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं इन 6 स्तर के बारे में कि सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना अर्थात जानकारी लेना, फिर उसको समझना, फिर अनुप्रयोग के रूप में उसको प्रयोग करना, फिर जब प्रयोग की क्षमता आ जाती है उसको तोड़ना यानी अलग अलग भागों में बांटना और
भागों में बांटने की जब क्षमता उसमें आ जाए तो उसको वापस जोड़ने या सामान्यीकरण करने या निष्कर्ष निकालने और अंत में जो है उसके बारे में कोई ना कोई निर्णय लेने। तो इस प्रकार जो है बालक उत्तरोत्तर निम्न से लेकर उच्च लेवल यानी ज्ञान से लेकर मूल्यांकन के स्तर तक आते आते बालक जो है संज्ञानात्मक अधिगम को पूर्ण कर लेता है। इतना समझने या इतनी चर्चा करने के बाद हम अपने मुख्य बिंदु की तरफ आते हैं कि संज्ञानात्मक अधिगम का जो है आकलन कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके लिए किस प्रकार के परीक्षण हमें बनाने हैं, किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग हम उसमें करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि संज्ञानात्मक आकलन अधिगम के जो स्तर है उन्हीं को मापने के आधार पर हम कहेंगे कि हमने संज्ञानात्मक अधिगम का आकलन किया है। तो जो 6 प्रकार के जो हमने स्तर बताए थे उन स्तरों का जो है अलग अलग हम जो आकलन करते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न हमें निर्मित करने होते हैं या अलग अलग प्रकार के प्रश्न पत्र हमें बनाना होते हैं। तो हम कह सकेंगे इसमें कि संज्ञानात्मक अधिगम का आकलन करने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो है अब तक हमने जो आकलन के जो प्रकार पढ़े थे उनमें से जो संरचनात्मक आकलन यानी स्ट्रक्चर जो असेसमेंट था और योगात्मक समेटिव यानी फॉर्मेटिव और समेटिव जो असेसमेंट थे उन दोनों को लागू करके और इसके साथ साथ अध्यापक द्वारा निर्मित जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, निष्पत्ति परीक्षण जो होते हैं या जिसको हम उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करने में जो है 3 प्रकार के प्रश्न हम इसमें यूज करते हैं, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। इसकी चर्चा भी हमने कर लिया है। निबंधात्मक प्रश्न जिसमें बालक की जो है समीक्षात्मक योग्यता का आकलन इसमें हम करते हैं। इसी प्रकार लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है उसके ज्ञान का आकलन हमें करना होता है। तो इन्हीं परीक्षणों के माध्यम से और इसी प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से जो है हम संज्ञानात्मक अधिगम के आकलन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब हम जो है आगे हम चर्चा करते हैं कि इसके हमने जो अभी अलग अलग प्रकार जो 6 स्तर हमने बताए थे, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन स्तरों पर जो है हम इन स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए जो है हम किस किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ज्ञानात्मक स्तर की या नॉलेज जो लेवल है उसका मूल्यांकन करने या उसका आकलन करने के लिए जो है हमें किस प्रकार के प्रश्नों को जो है बालकों के समक्ष रखना होता है ताकि बालकों का जो ज्ञान पक्ष है या ज्ञान स्तर है उसकी जांच हम कर सकें। तो इस प्रकार के स्तर को जांचने के लिए यानी बालक के संज्ञानात्मक आकलन में उसके ज्ञानात्मक स्तर को जांचने के लिए या आकलन करने के लिए उसे प्रतिस्मरण एवं पुनर्पहचान वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जिसमें जो है जैसे सूची तैयार कीजिए, पहचानिए या विवरण दीजिए, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके द्वारा बालक के ज्ञानात्मक स्तर का जो है आकलन किया जाता है। इसी प्रकार अवबोधात्मक या अवबोध स्तर को आकलित करने के लिए या जांचने के लिए जो है बालक के समक्ष जो है व्याख्या करने वाले प्रश्न, उदाहरण देने वाले प्रश्न या उदाहरण दिए जाने वाले प्रश्न, कारण बताओ वाले प्रश्न, संबंध स्थापित करने, 2 अलग अलग घटनाओं या 2 अलग अलग वस्तुओं में संबंध स्थापित करते हुए ऐसे प्रश्न, तुलना करना किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर जाति का जो है वर्गीकरण करना, इस प्रकार के जो प्रश्न जो है हम पूछकर बालक के अवबोध स्तर का आकलन हम कर सकते हैं। अनुप्रयोग स्तर का आकलन करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करने संबंधी प्रश्न या हम कह सकते हैं कि आप जो है इस प्रकार के प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करके दिखाइए। इसी प्रकार सूत्र, नियम आदि का प्रयोग करना, आंकड़ों को व्यवस्थित करवाना, अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना, चित्र को नामांकित करना या चित्र बनाना, इस प्रकार के प्रश्न पूछकर जो है हम बालक के अनुप्रयोगात्मक स्तर का आकलन कर सकेंगे। विश्लेषण स्तर को जांचने के लिए जो है घटकों को अलग अलग करवाना, विभक्त करवाना, क्रमबद्ध जमाना, चयन करना आदि प्रकार के प्रश्न जो है वो बालक से पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार बालक में संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत संश्लेषण स्तर को जांचने के लिए जो है बालक से समस्या को नवीन रूप में प्रस्तुत करने के लिए कैसे कहा जा सकता है। इसी प्रकार नवीन विचार प्रस्तुत करना, किसी के बारे में 2 अलग अलग घटकों को मिलाना, किसी चीज़ का या किसी सिद्धांत का जो है सामान्यीकरण करना, इसी प्रकार निष्कर्ष निकालना, अन्य भाषा में अनुवाद करना,
इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछकर हम उसका इस प्रकार का आकलन कर सकेंगे। इसी प्रकार अंतिम तौर पर मूल्यांकन पक्ष का या मूल्यांकन स्तर का जो है समीक्षा करने, आलोचना करने, तार्किक आधार देने, साक्ष्य प्रस्तुत करने, अनुशंसा करने, सार देने तथा निर्णय लेने जैसे प्रश्नों को जो है बालकों के सामने रखना होता है। बालक इस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर जो है अपने मूल्यांकन स्तर का प्रदर्शन हमारे सामने प्रस्तुत कर सकेंगे और हम उनका आकलन कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है संज्ञानात्मक अधिगम का आकलन करने के लिए उसके ये जो विभिन्न लेवल हैं, इन लेवलों के आधार पर अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न और हम कह सकते हैं कि परीक्षणों का निर्माण करके हम बालक में संज्ञानात्मक अधिगम का जो है आकलन कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो है इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को या इस टॉपिक की चर्चा को जो है अधिगम कर लिया है, अर्थात समझ लिया है। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जो भी समस्या है आपकी या जो प्रश्न आपको समझ नहीं आया, जो बिंदु आपको समझ नहीं आया है, तो उसके बारे में डिस्कस कीजिए। हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करवाई जाए और आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए जो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपसे सीधे तौर पर इस प्रकार ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं। इसी के साथ हम अगले वीडियो एक नए टॉपिक के साथ फिर चर्चा के रूप में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।